A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 24 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण ये लिखेंगे। अब पृथ्वी की बात हो रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है। एक चक्कर जब ये पूरा करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 24 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पर एक घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण निकालेंगे। जब एक घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, और अपॉन में हम 24 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हमें एक घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण ये मिल जाएगा। फिर हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी ये हमें निकालना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा अतः 3 घंटे 20 मिनट अर्थात 10/3 घंटे। अब देखिए यहाँ पे 3 घंटे 20 मिनट लिखा हुआ है, ये 10/3 कैसे आया, चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए 3 घंटा ये तो आपका पहले से ही घंटे में यहाँ पे कन्वर्ट है। अब यहाँ पे इसके बाद जो 20 मिनट लिखा हुआ है, 20 मिनट को हम क्या करेंगे, 20 मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे। तो 3 घंटा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस का साइन लगा देता हूं। फिर उसके बाद 20 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 20 है और अपॉन में 60 से हम डिवाइड कर देंगे बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6, यानी क्या मिल जाएगा अगले स्टेप में 3 घंटा ये तो पहले से था ही, और जो 20 मिनट था इसको हमने कन्वर्ट किया, सॉल्व करने पर हमें 1/3 मिला हुआ है। 3 + 1/3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप चाहे तो नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 3 3 जा 9 + 1 10, यानी 10 और अपॉन में आपका 3 ये तो रहेगा ही। तो ऐसे आया 10/3 और ये किस में चेंज हो गया, घंटे में अब चेंज हो चुका है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, जो देखिए 3 घंटा 20 मिनट था, 3 घंटा तो आपका पहले से ही है, यहाँ पे 3 लिखा और जो 20 मिनट था इसको हमने कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे देखिए 3 घंटा इसे लिखा रहने दिया, प्लस का साइन, और जो इसको हमने कन्वर्ट किया ये 1/3 आया। सबको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, 10/3 ये हमें मिल चुका है। तो इसीलिए लिखा कि 3 घंटे 20 मिनट अर्थात 10/3 घंटे में पृथ्वी द्वारा घूमा गया कोण क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 24 और इनटू जो 10/3 घंटे के लिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो 3 घंटे 20 मिनट को हमने कन्वर्ट किया था, तो इनटू 10/3 कर देंगे। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड ये आपका 0 यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये 24 1 जा 24, 24 5 जा 120, यानी 5 और इंटू 10 बचा हुआ है। 5 × 10 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
5 गुणे 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 50 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस यहाँ पे संख्याएं चेंज कर दी जाएंगी, कुछ और आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 50 डिग्री कहां पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है, संख्याएं बदल दी जाएंगी बस। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के मैथमेटिक्स के जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रिपीट होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं 2019 के कुछ क्वेश्चंस आपके 2020 के पेपर में रिपीट हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और ये त्रिभुज वाले क्वेश्चन थे, त्रिभुज वाले चैप्टर के क्वेश्चन थे। लास्ट ईयर जब मैं 2020 की प्रिपरेशन करवा रहा था तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और कहा था कि आपके पेपर में रिपीट हो सकता है, और 2020 के पेपर में रिपीट हुआ था। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा, और मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए थे। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन इतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले यहां पे यूज होंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर वाले वर्ग के परिमाप के 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, वर्ग की भुजा हमें पता है। वर्ग की भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर। यहां पे लिखा है ना कि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा जो हमें दी गई है वो हमें दी गई है 11 सेंटीमीटर। ये मैंने यहां पे सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे बात हो रही है कि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वर्ग का परिमाप। जब तक हम वर्ग का परिमाप नहीं निकालेंगे हमें यहां पे वृत्त की परिधि पता नहीं चलेगी। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 इंटू, यहां पे साइड या आप लिख सकते हैं या फिर आपको 4 इंटू ए ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो 4 गुणे भुजा ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा लिख दिया। अब इसके बाद देखिए 4 तो आपका फॉर्मूले में ही है, और वर्ग की भुजा कितनी दी गई है 11 सेंटीमीटर, बस 4 और इंटू 11 करेंगे और 44 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ पे वर्ग का परिमाप मिल गया। और जो वर्ग का परिमाप हमें यहाँ पे 44 सेंटीमीटर मिला हुआ है, यही आपकी वृत्त की परिधि हो जाएगी। वृत्त की परिधि हमें कितनी मिल गई यहाँ पे 44 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा हुआ, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। यहां पे लिखा है उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप जो निकलेगा वो बराबर किसके होगा, परिधि के ही तो होगा। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो जो वर्ग का परिमाप हमारा निकला वो 44 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है परिधि के, यानी वृत्त की परिधि हमारी क्या हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो वृत्त की परिधि, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूला तो आपने छोटी क्लासेस में क्लास 7 8 में पढ़ा होगा। तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू, हमें कितना मिला है 44 मिला हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन में 7, ये हम यहां पे पुट कर देंगे, और इनटू आर। आर तो यहां पे एज इट इज रहेगा क्योंकि आर की वैल्यू को ही हम यहां पे निकाल रहे हैं। जब तक आर की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हमारा क्षेत्रफल वृत्त का नहीं निकलेगा। तो आर इज इक्वल टू 44, ये मैंने यहां पे कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आर की वैल्यू को निकालना है, आर को हम आगे ले आएंगे, 2 की मल्टीप्लाई 22 में करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 44 मिलेगा, ठीक है 44 मिलेगा। और इनटू में आपका ये जो 7 है ये ऊपर आएगा और अपॉन में 44 यहां पे
नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 7 और अपॉन में 44, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इस 44 से ये 44 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू जो हमें मिल गई, ये हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमने निकाल ली है, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूला आपको अपनी तरफ से ही याद करना होगा, और ये सब फॉर्मूले तो आपको पहले से याद होंगे, क्लास 10th में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ये हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दी, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 7 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर रहता है इसलिए 7 को हम रखेंगे 2 बार, 7 इंटू 7 कर देंगे। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 ये आपका बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करवा लीजिए, आपको मिलेगा 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल निकला वो हमारा क्या निकल गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आपका ये सिंपल था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था, और क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही साफ साफ लिखा हुआ था, बस आपको क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले का यूज हुआ। सबसे पहले हमने वर्ग का परिमाप, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, फिर इसके बाद यहाँ पे वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला लगाया, फिर लास्ट में हमने यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाया। यानी एक ही क्वेश्चन में आपके 3 फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुए हैं। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फॉर्मूले को अच्छे से लर्न नहीं करते, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको बता दूं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान संख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद हमसे यहाँ पे जनसंख्या पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है, यदि किसी नगर की जनसंख्या R1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो T वर्ष बाद जनसंख्या इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P1 + R/100 की पावर T होगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पता है। देखिए सबसे पहले वर्तमान जनसंख्या कितनी है, P की वैल्यू कितनी दी गई, जो वर्तमान जनसंख्या है वो हमारी है 15,625, यानी P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, P की वैल्यू हमें दी गई है 15,625। अब इसके बाद यहाँ पे दर, रेट कितनी दी है हमें, यहाँ पे देखिए 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी R की वैल्यू 4% ये हमें दी गई है। तो R की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4% लिख दिया, और समय कितना दिया है, T की वैल्यू। तो देखिए यहां पे हमसे पूछा गया, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, यानी T की वैल्यू 3 वर्ष ये हमें यहां पे दी गई है। तो T की वैल्यू को मैंने यहां पे 3 वर्ष ये पुट कर दिया, यहां पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हमें यहां पे निकालना है 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो अतः 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे P1 + R/100 की पावर T, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं बस। अब P की वैल्यू क्या है, 15,625 यहाँ पे रख दिया, फिर इसके बाद 1 + R की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ पे रख दिया, अपॉन में 100, ये तो फॉर्मूले में ही रहेगा। और T की वैल्यू कितनी है, 3 वर्ष, समय 3 वर्ष ना, तो पावर यहाँ पे 3 आ जाएगी, T की वैल्यू को 3, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 1 = 4 हो जाएगा, 4 2 = 8, 2 उधर जाएगा, 4 5 = 20 हो जाएगा। अब देखिए 25 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 1 में, तो देखिए 25 × 25 और प्लस ऊपर भी आपका ये 1 है ना यहाँ पे, तो 25 × 1 = 26, यानी 26/25 और पावर यहाँ पे रहेगी 3।
ये आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम लेकर नीचे 1 लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो काफी लंबा मेथड हो जाएगा। डायरेक्ट आप 25 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 25 1 25, और ऊपर ये जो हमने 4 1 4 किया था, ये +1 1 यहाँ पे है ही, तो 25 1 26, ऊपर में 25 तो रहेगा ही, और पावर 3 यहाँ पे लगी रहेगी। अब देखिए ये जो 15,625, इसको ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए, और ये तो मल्टीप्लाई में पहले से है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब 26/25 पावर कितनी है, 3 है, तो 26/25 पहली बार, फिर गुणे 26/25 दूसरी बार, गुणे 26/25 तीसरी बार, 3 बार मैंने यहाँ पे 26/25 लिखा, क्योंकि पावर यहाँ पे 3 लगी हुई है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 25 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 25 1 25, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ऊपर आपको मिलेगा 625 जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये 25 1 25, और यहाँ पे आपको मिलेगा 25, और ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, 26 गुणे 26 और गुणे 26, ठीक है। 3 बार देखिए यहाँ पे 26 गुणे 26 गुणे 26, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 17,576। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक बार प्रैक्टिस करनी होगी आपको अच्छे से, और फॉर्मूला आपको पता होगा तो बड़े आसानी से लगा पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन वो आपका थोड़ा डिफरेंट था। आप पेपर में चेक कर लीजिएगा, इस पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखते हैं 17,576 ये कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में, तो 17,576 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अभी तक आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं गया, हो सकता है इस बार पूछ दिया जाए। एवरेज चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 यानी 60 हो जाता है। तो बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए, ये हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं एक तरफ यहां पे लिख लूंगा पारी, एक तरफ लिखूंगा औसत जो एवरेज है, और कुल रन हम यहां पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 50वीं पारी, ठीक है। 50वीं पारी, इसका हम कुल रन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। इसका मतलब जो 50वीं पारी थी, 50वीं पारी तक जो बल्लेबाज था उसका एवरेज कितना था, 59.6 का था, ठीक है। जब यहां पे उसने 51वीं पारी में, यहां पे लिखा है ना कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। जो 60 वाला औसत है ये 51वीं पारी में हुआ है। 51वीं पारी के पहले 50वीं पारी आएगी, और 50वीं पारी में उसका औसत कितना था, 59.6 का था। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए पारी में मैंने लिखा 50वीं, और औसत कितना था, 59.6 का। अब देखिए कुछ नहीं करना, ये 50 है ना, 50 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए 59.6 में, और हमें यहाँ पे 50वीं पारी में कुल रन पता चल जाएगा। आखिर 50वीं पारी तक उस बल्लेबाज ने कितना रन बनाया हुआ था। तो देखिए 50 की मल्टीप्लाई आप 59.6 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 2980, ये आपको मिलेगा। यानी 50वीं पारी तक उस बल्लेबाज का कुल रन कितना था, 2980 था, ठीक है। यहां तक क्लियर। फिर इसके बाद आगे क्या हो जा रहा है, जब उसने 51वीं पारी में कुछ रन बना दिया, ये क्वेश्चन में लिखा है कि 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। यानी अब 51वीं पारी में उस बल्लेबाज का औसत कितने का है, 60 का औसत है, ठीक है। तो देखिए पारी अब क्या हो गई 51वीं, और औसत यहां पे हो गया 60। अब कुल रन निकालेंगे, कुछ नहीं करना, 51 की मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए 60 में, तो आपको कुल रन पता चल जाएगा। आखिर 51वीं पारी तक उसका टोटल स्कोर कितना। तो यहाँ पे 51 गुणे 60 करेंगे तो 3060,
ये आपको मिलेगा। यानी 51वीं पारी तक उसका स्कोर कितना हो गया है 3060। ये टोटल हमने यहाँ पे निकाल लिया। हमसे पूछा गया कि बल्लेबाज ने 51वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, यही निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, अब तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रन, कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो 3060 है, जो 51वीं पारी तक टोटल उसका स्कोर कितना है 3060 है ना, और 50वीं पारी तक उसका टोटल स्कोर कितना था 2980। बस इसी को लेस कर दीजिए, यानी 3060 में से हम 2980 को लेस कर देंगे। अभी हमें 51वीं पारी का स्कोर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3060 में से 2980 को लेस कर दीजिए, आपको मिलेगा 80, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 51वीं पारी में उस बल्लेबाज ने यहाँ पे 80 रन का स्कोर किया है, 80 रन उसने यहाँ पे बनाए हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 80 कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में। देखिए क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे ना, वैसे ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, और थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि धातु की एक खोखली गेंद, ध्यान रखिएगा यहाँ पे खोखली गेंद की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। इस गेंद का आयतन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या ली गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे ली गई है 22/7। ये आपको लेना है, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे दिया गया है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में आपका पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीजें हमें यहां पे दी हुई हैं। तो यहां पे हमें दिया हुआ है कि धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास दिया है। देखिए हमें यहां पे व्यास दिया हुआ है, इसी व्यास की हेल्प से हम क्या करेंगे, त्रिज्या को निकालेंगे। तो व्यास हमें 6 सेंटीमीटर यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या को निकालेंगे। बाहरी त्रिज्या जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, जो बाहरी त्रिज्या हम निकालेंगे, ये जो हमें व्यास दिया है ना, व्यास बस कुछ नहीं करना, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यानी जब त्रिज्या निकालेंगे कैपिटल आर की वैल्यू को, तो आर इज इक्वल टू 6/2, 2 3 = 6, यानी आर की वैल्यू जो त्रिज्या हमें मिल जाएगी वो मिलेगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमने खोखली गेंद की बाहरी त्रिज्या निकाली है, ध्यान रखिएगा। यानी बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आंतरिक त्रिज्या को निकालेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू को हम यहां पे निकालेंगे। जब तक आंतरिक त्रिज्या नहीं निकलेगी तब तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हमसे यहां पे गेंद का आयतन पूछा गया है, और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, खोखली गेंद यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब जब हम यहां पे गेंद का आयतन निकालेंगे तो खोखले गोले के आयतन का सूत्र यहां पे लगेगा, जो कि ये होता है 4/3 पाई, देखिए कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। जहां पे देखिए ये जो कैपिटल आर होता है ये क्या होती है, ये बाहरी त्रिज्या होती है, ध्यान रखिएगा। और जो स्मॉल आर ये आंतरिक त्रिज्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जब आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर की वैल्यू को, ये कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। अभी हमने यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू को निकाला 6/2 करके, जो कि हमें क्या मिला 3 सेंटीमीटर मिल गया। तथा उसकी मोटाई कितनी दी गई है, 1/2 सेंटीमीटर ये दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो स्मॉल आर की वैल्यू को आंतरिक त्रिज्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो हमने यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू यानी जो हमने यहाँ पे बाहरी त्रिज्या निकाली है 3 सेंटीमीटर, इसी में से लेस कर देंगे जो मोटाई दी है 1/2 को, हमें यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू पता चल जाएगी, सिंपल। अब देखिए आप चाहे नीचे यहाँ पे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, तो क्या मिलेगा 6, क्योंकि 2 3 = 6
और 6 में से एक को लेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा ना, 5 और अपॉन में आपका यहाँ पे जो 2 है ये तो रहेगा ही, यानी 5/2 और किसमें सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू हो गई। ये देखिए आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये हमने निकाला 5/2 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। सीधे सीधे अब हम यहां पे निकालेंगे गेंद का आयतन, यही हमसे पूछा गया है। ये देखिए इस गेंद का आयतन है, तो गेंद का आयतन हम यहां पे निकाल देते हैं। तो गेंद का आयतन, अब गेंद है तो जाहिर सी बात है गोल होगी ही। और हम यहाँ पे देखिए खोखले गेंद की बात, यहाँ पे ये देखिए खोखली गेंद यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे खोखले गोले के आयतन वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो गेंद का आयतन, खोखले गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये होता है। अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। 4/3 और पाई के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है 22/7 लीजिए, और वैसे पाई की वैल्यू यही होती ही है, तो पाई की जगह रखेंगे 22/7 को। कैपिटल आर का क्यूब, देखिए कैपिटल आर, बाहरी त्रिज्या हमने कितनी निकाली 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 का क्यूब करना है। 3 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 27 ना, तो यहाँ पे लिखा 27। फिर इसके बाद माइनस लगा दिया। स्मॉल आर का क्यूब, स्मॉल आर का क्यूब से मतलब क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे 5/2 निकाला था इसका क्यूब। अब 5 का क्यूब करेंगे तो हमें 125 मिलेगा और 2 का 8 मिलेगा, यानी 125/8 ये हो गया यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आगे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 22/7 ये भी आपका एज इट इज रहेगा। अब आप चाहे नीचे 1 लिखकर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे क्या कर लीजिए डायरेक्ट आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। देखिए ये 8, अगर आप 27 की मल्टीप्लाई 8 में करवाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिखेंगे, 8 2 16 और यहाँ पे मिलेगा 16 4 20 5 21 हो जाएगा 216। ठीक है, 216 ये मिलेगा। 8 की मल्टीप्लाई 27 में करवाएंगे 216 ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब 216 में से इस 125 को लेस कर दीजिए और बटे में आपका यहाँ पे क्या रहेगा 8 तो रहेगा ही। अब 216 में से 125 को आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 91 और अपॉन में 8, यही तो मिलेगा। तो इसीलिए देखिए ये जो इतना पार्ट था इसको सॉल्व करने पर नीचे मैंने क्या लिखा 91/8। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 और इंटू 91/8। इतने को सॉल्व करने पर जो इतना वाला स्टेप मैंने सॉल्व किया ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। अब इसी को हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 4 1 4 4 2 8 ये हमारा हो गया। फिर ये 2 1 2 और ये 2 1 2 2 1 2 यहाँ पे 11 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 7 1 7, ये 7 1 7 2 इधर जाएगा, 7 3 21 ये हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 11 और इंटू 13 ये बचा हुआ है, और नीचे अब केवल हमारे पास यहाँ पे 3 ये बचा हुआ है, तो बटे में 3 कर देंगे। ठीक है, अब 11 की मल्टीप्लाई 13 में करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 143 और अपॉन में 3 ये मिल चुका है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 143 में हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12 ये हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर इसके बाद 3 7 21 ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व होगा नहीं, देखिए 23 में से 21 को लेस करेंगे आपको मिलेगा 2, तो क्या बचा हमारे पास 47 होल 2/3। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 होल 2/3। देखिए 47 सही 2/3 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 47 सही 2/3, तो ये आपका दिया है 47 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ध्यान रखिएगा क्यों सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे गेंद का आयतन पूछा गया था, तो ये आपका आएगा 47 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया गया, हमें एंगल नहीं पता लेकिन हमें यहाँ पे रेशियो पता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना
त्रिभुज का पहला कोण x व दूसरा कोण 5x तथा तीसरा कोण 12x है। कैसे माना? जो आपका यहां पे रेशियो दिया हुआ था 1:5:12 ये दिया हुआ था। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, देखिए 3 एंगल की बात यहां पे होगी, 3 कोण, क्योंकि रेशियो भी आपका यहां पे दिया हुआ, देखिए 1, फिर इसके बाद रेशियो 5:12, यानी 3 कोण की बात यहां पे हो रही है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पे माना त्रिभुज का पहला कोण, ये जो रेशियो दिया था ये 1 दिया था तो इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, और त्रिभुज का दूसरा कोण मैंने क्या मान लिया? 5x, क्योंकि रेशियो में 5 दिया हुआ है, और तीसरा कोण मैंने क्या मान लिया? रेशियो 12 दिया था, इसीलिए हमने यहाँ पे 12x ये मान लिया। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना, ये आप सबको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे एंगल माने हुए हैं x, 5x और 12x, अगर इन सबको हम ऐड करेंगे यानी x प्लस 5x प्लस 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए x प्लस 5x करेंगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस 12x, यहाँ पे पहले से ही है, तो 6x प्लस 12x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 18x इज इक्वल टू 180, या फिर x इज इक्वल टू 180 और अपॉन में 18 ये हो जाएगा। तो देखिए 18 1 जा 18, 18 10 जा आपका होता है 180, यानी क्या मिला? x की वैल्यू 10 डिग्री, यानी जो पहला कोण था, जो x था, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 10 डिग्री मिल चुकी है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? चलिए सब एंगल पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए जो पहला कोण हमने x माना हुआ था उसकी वैल्यू 10 डिग्री, ये निकाल ली हमने। दूसरा कोण क्या माना था? दूसरा कोण हमने माना था 5x, तो 5 और x की वैल्यू को रख दीजिए 10, तो आपको मिलेगा 50 डिग्री, यानी दूसरा कोण हमें क्या मिल गया? 50 डिग्री मिल गया। तीसरा कोण हमने क्या माना था? 12x माना था, तो 12 और गुणे में x की वैल्यू को रखेंगे 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 10 जा 120 होता है, और डिग्री में तो सबसे बड़ा कोण आपको कौन सा दिख रहा है? जो तीसरा वाला कोण है, जो कि हमने निकाला है 120 डिग्री ना, तो यही तो हो जाएगा। और 120 डिग्री यही सबसे बड़ा कोण यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पहला कोण 10, दूसरा 50, तीसरा 120। ठीक है, अब देखिए अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना, देखिए 120 प्लस 50 करेंगे और प्लस अगर आप 10 करेंगे तो आपको 180 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आप देख लीजिए 50 और 10 60 होता है। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, और 120 और 60 मिलके 180 यही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कोण हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया 120 डिग्री का। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो दिया गया था, एंगल माना, कॉन्सेप्ट लगाया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये क्वेश्चन इस बार के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि tan a इज इक्वल टू 1/√3 और tan b इज इक्वल टू √3 हो तो cos a cos b माइनस sin a sin b का मान होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, ट्राइग्नोमेट्री से आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 5 से 6 क्वेश्चन लगभग पूछे आते हैं, और 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे सेम वही क्वेश्चन आए थे, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके आए हुए थे। ठीक है, तो ट्राइग्नोमेट्री मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, बस आपको रिवीजन करना है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया? tan a इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए tan कितने की वैल्यू 1/√3 होती है? तो tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। यानी जो tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है, यहां पे मैं a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू मैं यहां पे लिख सकता हूं 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 की वैल्यू ही 1/√3 होती है। यानी a की वैल्यू हमारी यहां पे क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है tan b इज इक्वल टू √3। अब ये बताइए कि tan कितने की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है? 60 डिग्री की ना, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो tan b है, यहाँ पे b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? b की जगह हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे लिख देता हूं b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको साफ कर दिया, और b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं 60 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b का मान होगा। अब देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b,
किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पे आपका लिखा हुआ है। देखिए ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए। एक अलग वीडियो मैंने फॉर्मूले के ऊपर ही बनाई है, चैनल पर जाइएगा, 2021 की मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए cos a प्लस बी, इसी का फॉर्मूला ये लिखा है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। cos a की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, तो a की जगह 30 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, तो b की जगह हम रख देते हैं 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? cos 30 और 60 मिलके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पे cos 90 डिग्री, ये हो जाएगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 0 कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन जितने करवा रहा हूं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स के मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए हुए हैं सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स की टोटल 91 वीडियोस पड़ी हुई हैं, चैनल पे जाइएगा, वहां पे चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट 2021 वाली, जितने क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको अलग से यहाँ पे करवा ही रहा हूं, तो इन सब की प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ज्यादा टाइम है नहीं आप लोगों के पास, अगस्त में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।